नमस्कार दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। दोस्तों, आपको पता होगा कि कोऑपरेटिव बैंक का जो कोर्स हमने लॉन्च किया था, जो कोऑपरेटिव बैंक का जो कोर्स है उसको 999 में लॉन्च किया था, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपकी अकाउंटेंसी भी आ गई थी, मैथ भी आ गई थी, रीजनिंग आ गई थी, इंग्लिश आ गई थी, इसके अलावा आपका कोऑपरेटिव एक्ट आ गया था। आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं थी, सब जो है वो इसमें सम्मिलित था। आपका कंप्यूटर भी था, 7 सब्जेक्ट जो थे वो सब हमने इसमें सम्मिलित किए थे। और इस कोर्स को मेरी उम्मीदों से बहुत ज्यादा प्यार आप लोगों ने दिया है। मैं बड़ा एकदम मतलब तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पर चूंकि किसी भी टीचर के लिए जो उससे सामने जो पढ़ रहे हैं उसके जो बच्चे होते हैं, वो उसकी सबसे बड़ी एक तरीके से इनाम होता है। सबसे बड़ा जो उसका क्या कहेंगे इसको, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब सबसे बड़ी क्रेडिट जो होती है वो उसके सामने वाले बच्चे होते हैं। आप जो बैठे हो सामने, आप डिसाइड करते हो कि सामने वाला चीज क्या है। आपने अगर हमें रिजेक्ट कर दिया तो हम कुछ नहीं होते, आपने अगर पास कर दिया तो फिर पूरी दुनिया रिजेक्ट कर दे। अगर आपकी नजरों में पास है हम, तो फिर 100% पास है। पर चूंकि अब यह है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ऐसा गलत कहा है, बच्चे शैतान का रूप होते हैं, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं। तो देखो, बच्चों ने बहुत सारी डिमांड की। आपको ध्यान होगा कि हमने इस कोर्स की डेट रखी थी कि भाई 25 अक्टूबर को आपको ये कोर्स जो है वो ये 999 में मिलेगा, इसके बाद आपको 1499 में मिलेगा ये, ठीक है। पर चूंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, इनके आगे हम भी कुछ नहीं कर सकते। कई बच्चों ने कमेंट किया, जो मेरा वाला कमेंट था कि साहब आप में टीचर का डेमो भी दिखा देते ताकि हम एक बार इसको देख लेते और उसके बाद कोर्स परचेज करते। सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी और टीचर की भी डेमो डाल देते तो उसके बाद हम कोर्स ले लेते। थैंक यू सो मच सर, आपकी डेमो की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सर हो सके तो ऑफर को आगे बढ़ा दीजिए ताकि हम लोग और टीचर्स को भी देख सके। सर कोर्स खरीदने का टाइम बढ़ा दो प्लीज, मैंने तो आज ही देखा है आपका चैनल। सर कोर्स में ऑफर आगे बढ़ाओ प्लीज, और भी क्लासेस का डेमो दो। तो हमने भी इस पर मंथन किया एक कि भाई कई बार क्या होता है कि जब तक आप टीचर को देखते नहीं हो तब तक आप उस कोर्स को परचेज करने में बिलीव नहीं करते हो कि भाई एक बार इसको देख लिया जाए। तो देखो, आज ये जो क्लास है, आप इस क्लास का पूरी का आनंद लीजिए, पूरा एनालिसिस कीजिए और उसके बाद आप कोर्स में परचेज करने की सोचना, अगर आपको अच्छा लगे तो। टीचर की क्लास जो है वो आगे आने वाली है, पर आपके लिए जो खुशखबरी है वो ये है कि भाई ये ऑफर जो हमने 25 अक्टूबर तक रखा था, इसको 25 अक्टूबर तक ना रख के और 2 दिन और आगे बढ़ा देते हैं। 2 दिन बढ़ाने का भी कारण है, हम चाहते तो इसको 1 दिन भी बढ़ा देते, पर मैं आपको बता दूं कि 27 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है और मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस जन्मदिन के अवसर पर आपको एक बेहतर से बेहतर गिफ्ट दिया जाए। भाई टीचर की तरफ से आपको सबसे प्यारा गिफ्ट यही मिल सकता है जो मैं दे सकता था। तो फीस आपकी यही रहेगी 999, 27 अक्टूबर रात को 12 बजे तक ये लास्ट है। इसके बाद आप कोई उम्मीद मत रखना दूर दूर तक। 10 टेस्ट आपको इसमें फ्री मिलने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट जो है उनकी ऑनलाइन क्लासेज मिलेगी। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि भाई कई बच्चों का ये क्वेरी है कि साहब हमें मैथ भी आती है, हमें रीजनिंग भी आती है, बट हमें तो सिर्फ कंप्यूटर चाहिए। कई ये कहते हैं साहब कंप्यूटर भी आती है, हमें सिर्फ राजस्थान जीके चाहिए। कई ये कहते हैं साहब हमें तो केवल कोऑपरेटिव एक्ट ही चाहिए। तो देखो, सबके कोर्सेज जो है वो आपको मिलेंगे, इस पर सबके कोर्सेज मिलेंगे, इंडिविजुअल भी मिलेंगे अगर आप इंडिविजुअल परचेज करना चाहोगे तो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 3-4 कोर्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी तो फिर आप 999 वाला ले लेना, क्योंकि बाकी आपके लिए महंगा पड़ेगा। ये बात मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें हम आपको 10 टेस्ट भी देंगे। इंडिविजुअल कोर्स जो आता है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, मतलब अगर सबको हम कंपेरिजन करें तो सबसे बेटर आपके लिए अभी ये रहेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए ज्यादा वेट ना करें, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत मिनिमम फीस रखी है हमने, जितनी हमसे हो सकती थी, मतलब हमारी इसमें कॉस्टिंग भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जो है भाई शुरुआत है तो शुरुआत में सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो आपके लिए ये कोर्स है और ये जो है ये आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। पर देखो, मैं जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहा कि भाई आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आपको प्रोवाइड करवाया जाए। भले ही 1-2 दिन रुक जाए, ऐसा नहीं हो कि मैं आपको आज के आज ही कोर्स लॉन्च किया, आज ही फैकल्टी भी अवेलेबल करवा दो, 2 दिन बाद आप जो है वो मुझे भला बुरा कहे, या आपका एक विश्वास उठ जाए कि यार हमने तो देखा ही नहीं था, आपने जो है वो न जाने हमें क्या क्या कौन कौन से टीचर अवेलेबल करवा दिए। तो ऐसी सब समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए हम धीरे धीरे आज आपको जो है वो ये
इस सब्जेक्ट की जो क्लास है वो मिल रही है, आप इसका डेमो लीजिए आराम से, तसल्ली से, इत्मीनान से, और उसके बाद जो है वो आप कोर्स को परचेज करना। लेकिन ये ऑफर 2 दिन है, ओनली 27 अक्टूबर के बाद आप इसकी बिल्कुल सपने में भी कल्पना मत करना, उसके बाद आपको ये 1499 में ही मिलने वाला है। ठीक है, तो आप क्लास को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान यानी कि अपडेटेड राजस्थान, जो काफी कुछ बदलाव के साथ हमारे सामने है, उस राजस्थान में ज्योग्राफी से रिलेटेड सारी एक एक चीजों को हम देखने वाले हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पूरे संसार में यानी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत किस स्थान पर बैठा है और भारत के अंदर जो है वो राजस्थान किस स्थिति और आकार के साथ बैठा है। तो आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबने ये देखा है कि जो ग्लोब होता है, जो बचपन में कई बार हम स्कूल जाया करते थे, स्कूल तो जाते ही रहते हो अभी भी, है ना, तो स्कूल जो है उसमें हम जब जाते थे तो टेबल के ऊपर आपको एक ग्लोब दिखाई दे रहा था, है ना। ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इतना बड़ा चितेरा नहीं हूं मैं, है ना। तो जो ये है ग्लोब आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके बीचों बीच एक रेखा हम खींचेंगे। ग्लोब को हम क्या कहेंगे? ये पूरी पृथ्वी है। ये क्या है? पूरी पृथ्वी है। यानी पूरी पृथ्वी के बीचों बीच हमने एक रेखा खींची है। कहां खींची है? पूरी पृथ्वी के बीचों बीच हमने एक रेखा खींची है। पृथ्वी मतलब भूमि, और भूमि को हम कहेंगे भूमध्य। भूमि के मध्य में जो रेखा खींची हमने, इसको हम नाम दे देंगे भूमध्य रेखा। इसको क्या नाम दे देंगे हम? भूमध्य रेखा। दूसरा, ये बीचों बीच खींची गई है, मतलब जीरो पे खींची गई है। किस पे खींची गई है? जीरो पे खींची गई है। कुछ लोग इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा। बड़े अंग्रेज लोग आते हैं, वो इसे इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच हमने एक काल्पनिक रेखा खींची है, जिसे हम पृथ्वी के मध्य होने के कारण, भूमि के मध्य होने के कारण भूमध्य के नाम से जानते हैं। इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसे इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है, और इसे 0 डिग्री के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज तो होगी। इससे थोड़ा सा ऊपर, इससे थोड़ा सा ऊपर 23.5 डिग्री पे, कितने पे? 23.5 डिग्री पे हमने एक रेखा और खींची, और हमने दक्षिण में भी, ये ऊपर वाला क्या होता है? उत्तर होता है, और नीचे वाला क्या होता है? दक्षिण होता है। तो यहां भी हमने एक रेखा और खींची है, और इसको भी हमने 23.5 डिग्री का। अब आप कहेंगे सर फर्क क्या है? ये तो है उत्तर की, ये किस तरफ की है? उत्तर की। तो ये तो उत्तरी क्षेत्र है, और ये दक्षिण का क्षेत्र है, तो इसे हम कहेंगे दक्षिणी क्षेत्र। अब ये जो रेखा हमने खींची यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। नक्शे में हमेशा ही ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। तो ऊपर की तरफ हमने जो रेखा खींची है, इसको हम कहेंगे करक रेखा। करक रेखा। और 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ हमने जो रेखा खींची है, इसको हम कहेंगे मकर रेखा। बचपन में मैं भूल जाता था, तो मैंने एक ट्रिक बनाई मेरे लिए, कम, यानी करक रेखा के नीचे आएगी मकर रेखा, और बीच में तो मध्य वाली है ही, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। तो ये जो रेखाएं होती है इस प्रकार से होती है। क्यों जरूरत पड़ गई इन रेखाओं को पढ़ने की? क्योंकि हमें ढूंढना है भारत को, और भारत जो है, आपने कई बार सुना होगा कि जो करक रेखा होती है वो भारत के मध्य से गुजर रही है। करक रेखा कहां से गुजर रही है? भारत के मध्य से गुजर रही है, यहां से। यानी भारत के 8 राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है? करक रेखा। अभी बात करेंगे इन 8 राज्यों की हम। इसका एक सिंपल ट्रिक है, यहीं समझ लेते हैं इसको। मित्र पर गमछा जार, यानी मित्र पर क्या जारना है? गमछा। इससे क्या होगा? मिजोरम। मिजोरम। त्रे से क्या होगा? त्रिपुरा। ठीक है। पे से क्या होगा? पश्चिम बंगाल। 3 तो याद हो गया यार, कितना आसान है, इतना सिंपल भी कुछ होता है क्या? रे से क्या हो गया? राजस्थान। के से क्या हो गया? गुजरात। यानी क्या बता रहा हूं मैं आपको, वो 8 राज्य जहां से करक रेखा सीधी गुजर जाया करती है। और मैं से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए भाई? 6 हो गए। जैसे क्या हो गया? यहाँ पे गमछा है, यहाँ पे क्या है? गमछा। ये हो गया छत्तीसगढ़। क्या हो गया भाई?
छत्तीसगढ़ और लास्ट में आपका बच गया झारखंड। तो ये वो राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा जो है वो बिल्कुल भारत के मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है? बिल्कुल भारत के मध्य से गुजरती है। ये 23.5 डिग्री रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? ये डिग्री क्या होता है, एक चीज से हम समझते हैं, XYZ लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं? XYZ। जहां आपको सिर्फ ऐसा दिखाई दे जाए, सिर्फ ऐसा बना हुआ, इसका मतलब होता है हाउर्स यानी घंटे। और जहां आपको एक दिखाई दे सिर्फ बिंदु टाइप, उसका मतलब होता है मिनट। और जहां आपको दो ऐसे दिखाई दे उसका मतलब होता है सेकंड। ये आप ध्यान रखें जब भी पढ़े, ठीक है। तो भारत जो है उसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और यहां हमारा राजस्थान है। कहां है? राजस्थान। भूमध्य रेखा जो है वो भारत से काफी ऊपर की तरफ, भारत उससे काफी ऊपर की तरफ रह जाता है और ये नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ 876 किलोमीटर दूर है। भारत से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। यानी भूमध्य रेखा जो है, जैसे माना कि यहां से अगर भूमध्य रेखा निकल रही है तो भारत यहां रह जाता है ऊपर की तरफ। किस तरफ रह जाता है? ऊपर की तरफ रह जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि ये गोलार्ध यानी भारत की स्थिति कहां है, ये दिशा हमें देखना है। तो एक तो है उत्तर और एक है दक्षिण। ये पूरा गोला है, ये पूरा क्या है? गोला। अब गोला जो होता है उस गोले को क्या करते हैं, अगर हम आधा कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आधा गोला ऊपर की तरफ चला जाएगा और आधा गोला नीचे की तरफ। देखिए समझिए, जैसे कि ये भूमध्य रेखा है, यहां से इस गोले को मैं दो भागों में डिवाइड कर देता हूं। क्या कर देता हूं? इस गोले को दो भागों में डिवाइड कर देता हूं। तो आधा गोला ऊपर हो गया तो ये हो गया गोलार्ध। क्या हो गया? यानी गोला कैसा है? आधा है, तो क्या हो गया? गोलार्ध। ये भी क्या हो जाएगा? गोलार्ध। तो ये दक्षिण में है तो ये दक्षिण गोलार्ध हो जाएगा, और ऊपर वाला उत्तर में है तो इसे हम उत्तरी गोलार्ध कह देंगे। इसे क्या कह देंगे हम? उत्तरी गोलार्ध। तो यहां लिख देता हूं मैं, इसको क्या कह देंगे हम? उत्तरी गोलार्ध। तो ये तो उत्तरी गोलार्ध होता है और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब मुझे आप बताओ कि भारत आपको उत्तरी गोलार्ध में दिखाई दे रहा है या दक्षिणी गोलार्ध में? बड़ी सिंपल चीज है कि भारत पूरा ही किस तरफ दिखाई दे रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। तो पहली चीज तो यहां लिख लो, कई बार ये पूछा गया कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत सीधा सीधा उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है भारत? उत्तरी गोलार्ध में। चलो क्लियर। अब ग्लोब के अंदर जितनी भी आडी रेखाएं होती है, यहां एक छोटा ग्लोब लेते हैं हम। ग्लोब के अंदर जितनी भी आड़ी रेखाएं खींची जाएगी उन्हें हम हमेशा और हमेशा क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। ग्लोब के अंदर जितनी भी ये आड़ी रेखाएं, 3 आड़ी रेखाएं आपको अभी दिखाई दे रही है, उन्हें हम क्या कहेंगे? अक्षांश। बड़ा काम आने वाला है ये। हम चाहे राजस्थान पढ़े चाहे भारत पढ़े, बिना अक्षांश और देशांतर के नहीं पढ़ा जा सकता। तो ये सारी रेखाएं क्या है अभी खींची हुई? अक्षांश खींची हुई है। क्या खींची हुई है? अक्षांश। और खड़ी रेखाएं जब खींचेंगे, जैसे यहां हम एक ग्रीनविच रेखा खींचेंगे काल्पनिक, तो ये खड़ी रेखाएं जितनी भी इसके समांतर खींची जाएगी इस प्रकार से ग्लोब में, सारी की सारी रेखाएं जो होगी वो देशांतर के नाम से जानी जाएगी। किस नाम से जानी जाएगी? देशांतर के नाम से। जबकि आरडी किस नाम से है? अक्षांश के नाम से। आरडी किस नाम से है भाई? अक्षांश के नाम से। ठीक है, यहां तक हम समझ गए। अब जो अक्षांश और देशांतर है उस हिसाब से देखा जाता है कि भारत किस जगह है, भारत की स्थिति किस जगह है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत पूरी तरह से ऐसे अगर हम देखें तो जैसे इधर उत्तर और दक्षिण है, वैसे ही इधर जो है इस तरफ पश्चिम क्षेत्र है और इधर पूर्व का क्षेत्र है। इसे हम पूर्वी क्षेत्र कहते हैं। तो भारत पूरा ही पूर्वी क्षेत्र में दिखाई देता है और खड़ी वाली रेखाओं में दिखाई देता है, इसलिए भारत पूर्व में है। और इधर से हम देखें, देखो ये वाली और ये वाली जो दिशा होगी, ध्यान से देखना इस चीज को, इस उत्तरी दिशा से इसको नापा जाएगा और इस उत्तर वाली दिशा से इसको नापा जाएगा। यानी इसको बेस मानकर ये दिशा तय होगी और इसी को बेस मानकर ये दिशा तय होगी। लेकिन ये वाली जो दिशा है इसको बेस मानकर तय होगी और ये वाली जो दिशा है इसको बेस मानकर तय होगी। अब समझिए कैसे हुई। जैसे इसको बेस माना तो हमने उत्तरी, और ये पूर्व है तो ये हो गया उत्तरी पूर्वी। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ये क्या हो गया? उत्तरी पूर्वी। अब फिर से लिखो यहाँ उत्तरी, और ये कौन सा है? पश्चिम, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम। ये क्या हो गया भाई? उत्तर पश्चिम। यहां से इसको बेस मानना है तो ये दक्षिण, और ये क्या है? पश्चिम। तो ये जो क्षेत्र हो गया पूरा का पूरा, ये वाला जो क्षेत्र दक्षिण पश्चिम, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे दक्षिण पूर्व। इसको क्या कहेंगे हम? दक्षिण पूर्वी। तो
तो इस प्रकार से डिसाइड होता है। तो भारत कहाँ है, आप देखिए भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्व में, यानी भारत इसी कोने में ही तो बैठा है पूरा। तो यहाँ एक चीज भारत की ओर निकल के आती है, ये सीधे के सीधे सवाल पूछे जाते हैं। भारत की एक चीज क्या निकल के आई कि भारत उत्तरी पूर्व में है, उत्तरी पूर्व में, उत्तरी पूर्व में, दोनों चीजें देख ली। दूसरा, अधिकतर आपको किस में दिखाई दे रहा है, भारत जो है आपको पूर्वी गोलार्ध में, पूरी तरह से किस में दिखाई दे रहा है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध जो बना हुआ है उसमें दिखाई देता है। तो हम इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भी बोल सकते हैं और भारत उत्तर पूर्व में, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें होती है जो हमें ध्यान रखना होता है। और एक एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की स्थिति कहां है, तो 876 किलोमीटर ऊपर की तरफ कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से गुजरती है। तो हमें यह अंदाजा लग जाता है। कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि भारत के किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा जो है वो नजदीक पड़ती है, तो भारत के प्रायद्वीप, यानी भारत का ये जो क्षेत्र है, अभी बात ही करने वाले हम इसमें, भारत का ये जो क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा से नजदीक पड़ेगा बजाय इसके, क्योंकि वो तो ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, बड़ी बेसिक और छोटी छोटी बातें इसमें हमने की है। आगे देखिए, अब हम समझते हैं कि भारत को आप समझ तो गए कि भारत जो है वो भूमध्य रेखा से ऊपर इस उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी देशांतर में पूरी तरह से बसा हुआ है। अक्षांश आड़ी रेखाएं होती है सिंपल तरीके से, और देशांतर खड़ी रेखाएं होती है, बस इतना याद रखना है अभी आपको। ये देखिए हमारा भारत बड़ा सुंदर और बड़ा प्यारा। ये भारत कहां है, कैसे हैं और किस प्रकार से इसकी स्थिति है, इस पे हम बड़ी अच्छी सी और सटीक चर्चा करने वाले हैं ताकि आराम से आपको समझ में आ जाए। तो भारत जो है वो सबसे पहले शुरू कहां से हो रहा है, तो यहां जहां से भारत शुरू हो रहा है, इस जगह से, यहां से जहां से भारत शुरू हो रहा है इस जगह से, इस जगह को मैं यहां लिख देता हूं, इस जगह, यहां जहां से भारत शुरू हो रहा है, इस ये जो जगह है ये है लद्दाख में। किस जगह है, लद्दाख। भारत शुरू कहां से हो रहा है, ये उत्तरी क्षेत्र है, यानी उत्तर से भारत कहां शुरू हो रहा है, लद्दाख से शुरू हो रहा है। और लद्दाख में एक जगह है जिसको हम कहते हैं इंदिरा कोल। क्या कहते हैं, इंदिरा कोल। कोल का मतलब क्या होता है, कोल का मतलब बिल्कुल सिंपल है, कोल का मतलब होता है घाटी। क्या होता है, अब सवाल ये घाटी क्या, दर्रा समझते हो, यानी घाटीनुमा जो क्षेत्र होता है, जैसे कि इसको दुन भी कहते हैं, 3-4 नाम लिख के देता हूं मैं, इसको दुन के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप दर्रा भी कह सकते हैं, इसको आप घाटी भी कह सकते हैं। जैसे देहरादून का नाम दुन क्यों है, देहरादून के पीछे दुन क्यों आता है, यानी दिल दहलाने वाली घाटी के अंदर बसा हुआ जो शहर है वो देहरादून है। मतलब दुन का मतलब होता है घाटीनुमा स्थान। तो लद्दाख के अंदर एक घाटीनुमा स्थान है उत्तर में, और वहां से भारत शुरू हो जाता है। तो लद्दाख से भारत शुरू होता है, और यहां से लेके यहां तक की भारत की जो लंबाई है ये वाली, ये बहुत ज्यादा है, और ये टोटल है आपकी 3214 किलोमीटर। कितनी है भाई, 3214 किलोमीटर। यानी यहां से आप पल्सर वल्सर दौड़ाना शुरू करते हो, तो यहां से दौड़ते 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 दक्षिण में जब तक आप आते हो तो 3214 किलोमीटर की दूरी तय हो जाती है। अब आप कहेंगे सर यहां कौन सी जगह आ जाएगी, जब आप यहां पहुंच जाएंगे, जब आप इस स्थान पर पहुंच जाएंगे तो भारत का दक्षिणी बिंदु आ जाएगा यहाँ पे, और ये जमीन का बिंदु है। या एक पानी में भी हम बिंदु देखेंगे, या वाटर का एक बिंदु देखेंगे, लेकिन ये जो जगह हम देख रहे हैं ये पानी की जगह है, और इसको यहां लिख देता हूं मैं, अच्छे से दिखेगा। ये जो जगह है इसको हम कहते हैं कुमारी अंतरीप। इसको किस नाम से जानते हैं, कुमारी अंतरीप के नाम से जानते हैं, और ये तमिलनाडु में है। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है जो जमीन पर है। यानी भारत उत्तर में लद्दाख से शुरू होता है, और वहां से लेकर 3214 किलोमीटर की दूरी भारत की दक्षिण तक है, और लास्ट में कुमारी अंतरीप तक है। भारत कहां तक है, कुमारी अंतरीप तक। अगर मुझे भारत मान लिया जाए तो ये जो क्षेत्र होगा लद्दाख होगा, और मेरे जो पैर की जो अंगुलियां होगी वहां जो भारत के पैर होंगे वो पूरी तरह से तमिलनाडु का क्षेत्र होगा, और उसे हम कहेंगे कुमारी अंतरीप के नाम से उसे जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, कुमारी अंतरीप के नाम से। अगर हम इधर से देखें, अगर हम इधर से देखें तो यहां से भारत पश्चिम से, कहां से, पश्चिम के अंदर भारत जो है, इस पश्चिम क्षेत्र में भारत शुरू होता है गुजरात से। कहां से शुरू होता है, गुजरात से। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है सर क्रीक। क्या नाम है इसका, सर क्रीक जगह, सर क्रीक। कुछ लोग इसे घोर माता के नाम से भी जाना करते हैं, घोर माता।
ये ढेर सारे इसके नाम मिलते हैं। यहां से भारत शुरू होता है और इस प्रकार से नापा गया है, लास्ट में अरुणाचल प्रदेश तक है। कहां तक है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहां तक है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है वालांगू। कौन सी जगह है? कुछ लोग किबितुब कहते हैं इसे। तो वालांगू जगह तक है और ये जो दूरी है भारत की इस प्रकार वाली, पश्चिम से पूर्व की ओर जो दूरी है, इस दूरी की ये दूरी जो है, इसकी जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। यानी भारत जो है उत्तर में लद्दाख के इंद्राकोल से शुरू होता है और दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक है। ये दूरी भारत की 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम में गुजरात के सरकिरिक के गौर माता स्थान से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के वालांगू क्षेत्र तक ये जाता है। ये जो दूरी है 2933 किलोमीटर। आप खुद देखो, इधर से लंबा दिखाई दे रहा है, इधर से थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, तो ये दूरी ऑटोमेटिकली कम हो गई। अब अगर हम भारत की बात करें तो ये जो भारत का द्वीपीय क्षेत्र है इसको भी हम देखेंगे, लेकिन ये दूरी और ये दूरी दोनों महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये 4 स्थान तो हमने देख लिए कि भारत उत्तर से कहां शुरू हो रहा है, दक्षिण में कहां खत्म हो रहा है, भारत पश्चिम में कहां से है, भारत पूर्व में कहां से है। लेकिन हम एक चीज को भूल रहे हैं यहाँ पे, ये जो क्षेत्र है भारत का पानी का क्षेत्र है और यहाँ भी भारत का एक लास्ट बिंदु है। आपने कभी सुना होगा कि 10 डिग्री जो चैनल होता है, कौन सा? 10 डिग्री जो चैनल होता है भारत के जलीय क्षेत्र से गुजरता है। अभी बात करेंगे 10 डिग्री चैनल क्या है। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा पानी का, यहाँ भी भारत का एक जलीय बिंदु है। कौन सा बिंदु है? भारत का जलीय बिंदु है और इस जलीय बिंदु को हम कहते हैं पार्सन पॉइंट। क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट। भारत का दक्षिण में जलीय बिंदु जो है उसको हम पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसे कई लोग लाहिचिंग के नाम से भी पुकारते हैं। किस नाम से? लाहिचिंग के नाम से भी इसे जाना करते हैं। तो पार्सन पॉइंट या लाहिचिंग, या इसे हम इंदिरा, ऊपर वाला क्या था? कोल था, तो इसे हम कहेंगे इंदिरा पॉइंट। इसे क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट। इसे कुछ लोग पिगमिलियन के नाम से भी जाना करते हैं। पिगमिलियन, पिगमिलियन इस नाम से भी इसे जाना करते हैं। तो इसके ढेर सारे नाम है। ये जलीय पॉइंट है भारत का। क्या है? जलीय पॉइंट। अब आपको मैंने कुछ देर पहले जब ग्लोब की स्थिति पढ़ी तब मैंने एक चीज बताई थी कि ग्लोब में जितनी भी आडी रेखाएं होती है, सिंपल तरह से याद करने का तरीका होता है, परिभाषा नहीं पूछी जाती आपसे। ये जितनी भी होगी इन्हें हम अक्षांश के नाम से जानेंगे और जितनी भी खड़ी रेखाएं होगी उन्हें हम देशांतर के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? देशांतर के नाम से। तो इसको हमने पढ़ा। अब इसको जो पूरी तरह से मिटा के हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे ताकि हम एक एक चीज को अच्छे से समझ पाए। देखिए, अब समझिए, ये ग्लोब हमने वापस लिया है, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें ये पढ़ना है कि भारत कहाँ स्थित है। तो हम ये जान चुके थे, ये कौन सी रेखा थी? भूमध्य रेखा। और ये हमारी करक रेखा थी और ये हमारी मकर रेखा थी और भारत जो है इस जगह स्थित था। तो ये जो भारत है इसकी अक्षांश हम खींचते रहेंगे। तो ये जो 0 डिग्री है तो ऐसे हम अक्षांश खींचेंगे तो 1 वाली गई यहां से, फिर 2 वाली गई, फिर 3 वाली गई। तो ऐसे करते करते भारत को टच करते हुए जो रेखा निकलेगी यहां से, भारत को जो टच करते हुए रेखा निकलेगी यहाँ पे, वो होगी 8 डिग्री 4। कौन सी होगी? 8 डिग्री 4। यानी भारत दक्षिण में जो है 8 डिग्री 4 से टच होता है। कहां से टच होता है? 8 डिग्री 4 के बाद भारत शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? भारत। देखो मैं समझाता हूं आपको। जैसे माना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए भारत मान लेता हूं। तो जैसे मान लो कि इसके कई नीचे से, मतलब काफी नीचे 876 किलोमीटर दूर इससे यहाँ भूमध्य रेखा है। यहाँ क्या है? भूमध्य रेखा। और करक रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है। ये तो एक अलग चीज हुई। लेकिन अक्षांश जो रेखाएं होती है, अक्षांश की जो रेखाएं होती है उनको हम आड़ी रेखाएं कहते हैं। तो हमने रेखाओं को खींचना शुरू किया, 1 2 3 ऐसे करते 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 जो 8 नंबर पे रेखा आई, वो उससे थोड़ा सा 8 से हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो वो रेखा भारत के दक्षिण हिस्से को टच करके निकली। इस हिस्से को, किस हिस्से को? इस वाले हिस्से को टच करके निकली है वो, यानी भारत के दक्षिणी हिस्से को टच करके निकली। तो इस रेखा को हम कहेंगे 8 डिग्री 4। क्या कहेंगे इसे हम? 8 डिग्री 4।
ये तो समझ में आ गई। ये बोतल आपको बहुत कुछ समझाने वाली है। 8 डिग्री 4 रेखा भारत को मतलब दक्षिण हिस्से से टच करके निकल गई। मतलब ये है कि भारत 8 डिग्री 4 से शुरू हो चुका है। फिर हम 9 वाली खींचेंगे, 10 वाली खींचेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16 करते करते लास्ट में भारत को यहां से टच करके जो रेखा जाएगी और उसके बाद भारत पूरी तरह से खत्म होके अगली बॉर्डर कोई लग जाएगी तो उसे हम कहेंगे 37 डिग्री 6 अक्षांश। यानी इतनी सी बात मैंने आपको बताई है, इसे हम क्या कहेंगे 37 डिग्री। ये जो भारत को रेखा टच करके गई 8 डिग्री 4 थी, फिर 9 गई, 10 गई, 11 गई, ऐसे करते करते 37 से थोड़ी आगे वाली गई, वो भारत को इस प्रकार से टच करते हुए गई, तो वो हुई 37 डिग्री 6। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये जो आडी रेखाएं हैं ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। कितना सिंपल है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 जो है वो भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अब ऐसे ही हम देशांतरी विस्तार, अब मैंने आपको बताया कि खड़ी रेखाएं जो ग्लोब में होगी वो देशांतर कहलाएगी। खड़ी जो रेखाएं होगी ग्लोब के अंदर वो देशांतर के नाम से जानी जाएगी। किस नाम से जानी जाएगी? देशांतर के नाम से। अब आडी 8 डिग्री 4 खींची हमने और 37 डिग्री 6 खींची, कोई दिक्कत नहीं, अक्षांश निकल गया हमारा। लेकिन देशांतर खड़ी वाली होगी तो इधर से खींचना शुरू किया हमने, इस प्रकार से खींचना शुरू किया, 1 2 3 4 करते करते हम जैसे ही 68 डिग्री पे आए, किस पे आए? 68 डिग्री 7 पे आए तो भारत शुरू हो गया। तो 68 डिग्री 7, 68 डिग्री 7 पे हम जैसे आए तो ये जो टच करते हुए भारत को रेखा गई हमारी देशांतर वाली। कौन सी रेखा पढ़ रहे हैं अब हम? देशांतर। 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 हमारी अक्षांश थी, लेकिन अब भारत को जो बड़ी रेखा टच करके जा रही है खड़े रूप में, उसको हम देशांतर कह रहे हैं और वो 68 डिग्री 7 है। और इसके बाद 69, 70, 71, 72 ऐसे करते करते इस प्रकार से इस पे रेखाएं हम खींचते गए और लास्ट में जो रेखा जा रही है यहाँ पे, उसे हम लास्ट में भारत को जो टच करते हुए गई उसे हम 97 डिग्री 25 कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम 97 डिग्री 25 के नाम से जानेंगे। बोतल बड़ी काम आने वाली है और लेंगे इसको भी। 97 डिग्री 25 कहेंगे। ये भारत का देशांतरीय विस्तार आया। क्या आया है? देशांतरी। कितना था? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। इसको रटना नहीं है, आज तक रट लिया है, अब सीधा इसको क्या करना है? समझना है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने देखा। तो भारत को इस प्रकार से पढ़ा जाता है और इसके अंदर राजस्थान आएगा, तो राजस्थान का भी हम क्या देखेंगे? अक्षांश और देशांतर विस्तार देखेंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर है क्या। अक्षांश आडी रेखाएं और देशांतर खड़ी रेखाएं, इनको डिग्रियों से पढ़ा जाता है, लेकिन सिंपल तरीके से याद रखना है। अब क्लास 6 की परिभाषा नहीं पूछी जाती है, ठीक है ना। आगे देखिए, यहां तक आप समझ गए होंगे। हाँ, यहां देखिए, फिर से भारत आया है कि मुझे और पढ़ो। तो भारत को पढ़ने के लिए इसे 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 5 इसके भौतिक विभाजन होते हैं। कितने भौतिक विभाजन होते हैं? 5। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि राजस्थान किस तरह का राज्य है। भारत में ये वाला जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये जो क्षेत्र है भारत का, ये पूरा ही पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा है ये? पर्वतीय क्षेत्र। यानी पहला भाग भारत का पर्वतीय है। कैसा है? पर्वतीय क्षेत्र है। इसे हम कह सकते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या कह सकते हैं? उत्तर का। उसके बाद जो भारत का ये वाला जो क्षेत्र होता है, जो कुछ पंख की आकृति का दिखाई देता है। किस तरह से दिखाई देता है? पंख की आकृति का दिखाई देता है। इस पंख की आकृति वाले क्षेत्र को हम कहते हैं उत्तरी मैदान। इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी मैदान। ये उत्तर का मैदान है। कौन सा मैदान है भाई? उत्तर का मैदान। ये भारत का दूसरा पार्ट है। मोस्टली सारी नदियां जिनके भी नाम हम सुनते हैं, चाहे वो सिंधु हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, सब यहाँ से निकलती है। यहाँ से मतलब घुमा करती है, यहाँ मतलब इनका फैलाव है। निकलती तो इस पर्वतीय क्षेत्र, जैसे कि यहाँ कैलाश पर्वत से आपकी सिंधु निकलेगी, यहाँ से उत्तराखंड की पहाड़ियों से आपकी गंगा निकलेगी, यहाँ से मानसरोवर के आसपास से आपकी ब्रह्मपुत्र निकलेगी। वो नदियां यहाँ से पर्वतीय क्षेत्रों में कंकड़ों के नीचे से गुजरते हुए तराई क्षेत्र का निर्माण करते हुए इन मैदानों में आ जाती है। इन मैदानों में आ जाती है। इसलिए आप पढ़ते हैं ना, जब हम गंगा नदी पढ़ते हैं तो सीधा सीधा हमारे नाम यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के नाम क्यों आते हैं? क्योंकि ये राज्य यहाँ है।
ये राज्य यहाँ, इसमें राजस्थान ही छूटा रहता है, बाकी इन सारे राज्यों में जो है ये गंगा जाया करती है। जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र में सिंधु निपट जाती है उसी क्षेत्र में, जबकि ब्रह्मपुत्र है असम और अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा पूर्व का लास्ट हिस्सा था अरुणाचल प्रदेश भारत का, जब वालांगू स्थित था, वह उसके आसपास नामचा पर्वत से कट लेते हुए जो हमारी नदी आती है ब्रह्मपुत्र, वो भी फिर इस तरफ चली जाती है। तो हम भारत के 5वें भाग में जब पढ़ेंगे तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की बात करेंगे, वो हमारा 5वां पार्ट होगा। अभी हमने कितने पार्ट की बात की है, एक तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, एक और दूसरा उत्तरी मैदान। तो उत्तर का मैदान ये बिल्कुल खाली मैदान है, ये क्या है, बिल्कुल खाली मैदान। और ये जो होता है, ध्यान से देखना, ये वाला बिल्कुल त्रिभुज बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं, बिल्कुल त्रिभुज बना रहा हूं। ये जो त्रिभुज वाला क्षेत्र होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बड़ा ही सिंपल नाम से जाना जाता है, ये पठारी भाग है। क्या है, पठारी भाग। क्या होते हैं पठार, एक तो होते हैं पर्वत जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सुलेमान पर्वत, हिमालय पर्वत। एक होते हैं पहाड़ जो मतलब बीच की स्थिति होती है, पर्वतों से छोटे होते हैं और पठारों से बड़े होते हैं। तो ये जो पहाड़ होते हैं, जैसे नाग पहाड़, तारागढ़ पहाड़, ऐसे ढेर सारे पहाड़ के नाम आते हैं। पठार जमीन से थोड़ा ऊपर उठा भाग होता है, जैसे भौमट का पठार आदि हम राजस्थान में देखने वाले हैं। तो ये जो भारत का भाग है ये पठारी भाग है। तो भारत का राजस्थान जो है, जो हमें पढ़ना है आगे जाके, वो किस में आ रहा है, पूरा ही, वो पूरा ही मैदानी के क्षेत्र में आ रहा है। और मैदानों में भी वो मरुस्थल के क्षेत्र में आ रहा है। किस क्षेत्र में आ रहा है, मरुस्थल के क्षेत्र। यहां तक आप समझ गए। पहले पर्वत है भारत में, यानी भारत जो है, यहां से अब समझ लीजिए इससे कि भारत जो है इसका ऊपर का जो हिस्सा है ये पूरा ही पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा है ये, पर्वतीय क्षेत्र। और इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको हम कहेंगे उत्तर का मैदान। पर्वत, फिर उत्तर का मैदान और फिर पठारी भाग। तीन तो ये क्लियर हो गए, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए यहां तक आपको। लेकिन अब क्या देख रहे हैं, अब जो चीज हम देख रहे हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये भारत का कटा फटा क्षेत्र है पूरा। सारे बंदरगाह जो होते हैं, बंदरगाह का मतलब जहां नाव रुका करती है, ये सारे बंदरगाह जो आपके हैं इस जगह आ जाते हैं। किस जगह आ जाते हैं, इस जगह सारे बंदरगाह आ जाते हैं। तो ये बंदरगाहों वाला क्षेत्र जो कटा फटा क्षेत्र है, जो दलदली क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं भारत का तटीय क्षेत्र। तो चौथा हमारा जो पार्ट है भारत के डिवाइडेशन का, वो तटीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र या तटीय भाग। और फिर भारत के 5 नंबर पे आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, इधर भी है और इधर भी है। द्वीप किधर किधर है, इधर भी है और इधर भी है। तो ये द्वीप। तो भारत को 5 भागों में बांटा जाता है, लेकिन हमें राजस्थान को ढूंढना है तो वो उत्तर के मैदानी भाग में। देखो हमने अक्षांश देशांतर की बात की है। भारत की स्थिति विश्व के ग्लोब में जो ग्रामवेल ने बनाया था, वहां उसके अंदर कहां है, ये छोटी छोटी बेसिक चर्चा को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और एक एक चीज को समझते हुए जा रहे हैं। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, भारत का ये वाला जो पार्ट है इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं, क्योंकि ऊपर का पर्वतीय क्षेत्र है और मुख्यतः हिमालय चलता है। शिवालिक की पहाड़ियां जैसे ही खत्म होती है तो वहां से मैदान शुरू हो जाते हैं, और मैदान जैसे ही खत्म होंगे तो पठारी भाग शुरू हो जाएगा। और ये तटीय है, तो ये क्षेत्र कौन सा है, ये द्वीपीय क्षेत्र है और इसकी कुछ चर्चा हम कर रहे हैं। ये वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र है ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, प्रायद्वीपीय। यानी जो क्षेत्र तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि भारत के इस स्थान पर जल ही जल है चारों तरफ। यहाँ हिंद महासागर है भारत के नीचे, क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है इससे इस तरफ अगर हम देखें और भारत के पश्चिम क्षेत्र में देखें तो यहाँ आपकी है अरब सागर, या क्या है, अरब सागर। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत के ऊपर से जितनी भी नदियां आती है, अगर इधर आ रही है तो वो अरब सागर में आएगी। और इस तरफ भारत के हैं बंगाल की खाड़ी, इस तरफ क्या है, बंगाल खाड़ी। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये तो पता हो जाना चाहिए, ए और बी ऐसे याद कर लिया जाता है। कई नदियां जैसे हम पढ़ेंगे, राजस्थान की नदियों को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये नदी अरब सागर की तरफ गई। तो भारत के इस वाले क्षेत्र से जो नदी निकली है इस पश्चिम राजस्थान से, तो वो अधिकतर अरब सागर में चली जाएगी। लेकिन इधर से कोई नदी आई है इस तरफ आने लगी तो वो बंगाल की खाड़ी में आ जाएगी। किस तरफ आ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। तो ये चीज वहां हमारे काम आने वाली। अरब सागर जो है यहाँ ढेर सारे द्वीप है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ महत्वपूर्ण तरीके से देखें तो यहाँ 36 द्वीप है। कितने द्वीप है यहाँ पे, 36 बड़े बड़े द्वीप है, जिसमें से 11 पर मानव रहता है। कितने द्वीप पर मानव रहता है, 11 द्वीप पर मानव यहाँ रहता है।
और कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों की बात करें तो यहाँ एक बहुत प्यारा द्वीप है जिसको आप सब जानते हैं, जिसका नाम है लक्षद्वीप। जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। एक और प्यारा द्वीप है जिसका नाम है कन्नानोरे। क्या नाम है? कन्नानोरे। एक और द्वीप है जिसका नाम है अमीनी। जिसका क्या नाम है? अमीनी। तो ऐसे प्यारे प्यारे एक और द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। क्या नाम है? मिनिकॉय। ऐसे प्यारे प्यारे द्वीप जहां देखने को मिलते हैं, जैसे 36 द्वीप है यहाँ पे, 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 11 पे यहाँ से 11 ऐसे द्वीप है जहां पे मानव रहा करता है। तो ये प्यारा क्षेत्र है जिसे हम अरब सागर कह रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा प्यारा कौन सा क्षेत्र है? ये है, क्योंकि यहाँ 572 द्वीप है, यानी 572 द्वीप कहाँ है? भारत के इस वाले क्षेत्र में, जिसे हम ग्रेट निकोबार के नाम से भी जाना करते हैं, यानी इसे हम ग्रेट निकोबार भी कह सकते हैं। आपने बैरन ज्वालामुखी का नाम सुना होगा, तो बैरन जो ज्वालामुखी इसी क्षेत्र से निकलती है। आपने सुंदरवन डेल्टा का नाम भी सुना होगा, तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो भी यहाँ है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जहां मिलन होता है और फिर वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, वो सुंदरवन इसी स्थान पर है। और उसका नाम सुंदरवन इसलिए है क्योंकि वहां सुंदर सुंदर पौधे पाए जाते हैं, सुंदरी के वन जैसे नारियल के वन वगैरह हो गए, यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ 572 द्वीप है, जिसमें सबसे प्यारा द्वीप है रिची। उसके बाद एक और प्यारा द्वीप है जिसे हम कहते हैं लिब्रिंथ। क्या कहते हैं? लिब्रिंथ। अगर लिब्रिंथ की तरह दिखने वाले लाइचिंग की बात करें तो लाइचिंग क्या था? भारत का जलीय बिंदु था। क्या था? भारत का दक्षिण में जलीय बिंदु, जो भारत का लास्ट स्थान है था। तो यहाँ बैरन ज्वालामुखी भी है। ज्वालामुखी क्या होती है? पृथ्वी अंदर से है तरल और तरल में भी है गर्म। तो पृथ्वी जब बहुत ज्यादा तरल पदार्थ गर्म हो जाता है तो उसको बाहर आना होता है, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी में छेद करता है, तो ऐसा निकलता है, लगता है कि उस छेद से बिल्कुल आग निकल रही है, मतलब ज्वाला निकल रही है एक मुख बना के। तो आगमुखी नहीं कहकर उसे ज्वालामुखी कह देते हैं। तो वो एक ज्वालामुखी जो है विश्व प्रसिद्ध है, बैरन ज्वालामुखी, यहाँ हमें देखने को मिलती है। तो ये भारत का दक्षिणी हिस्सा बहुत ही सुंदर सा, और ये जो लक्षद्वीप है ये अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है, जिसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। जिसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। और अंडमान निकोबार यहाँ आ जाता है आपका, जिसे हम ग्रेट निकोबार कह रहे हैं, और अपने आप में जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये साथ में याद करते जाएंगे हम। अब आज जो हमने पढ़ा, छोटी छोटी चीजें जो है हमने देखी, वो कहां और किस प्रकार से काम आने वाली। वो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर हमने जो देखा वो राजस्थान की स्थिति को पढ़ने में काम आएगा। उसके अलावा राजस्थान की नदियां जब हम पढ़ेंगे तो अरब सागर में जा रही है कि बंगाल की खाड़ी में जा रही है, तो कहां जा रही है, किस तरह से जा रही है, भारत का निचला हिस्सा कौन सा है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमने बेसिक ज्योग्राफी की तरह देखी है, एक एक चीज को मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लास्ट तक एग्जाम तक बने रहिएगा, एक एक चीज को बड़ी ही डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, और आपका सिलेक्शन जो है वो लगभग श्योर हो चुका है। क्या हो चुका है? श्योर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।